नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो अपनी 3000 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज चल रही है आपके रिवीजन के लिए, वो हम आज कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपने जो पार्ट 5 है, मतलब 250 तक हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे इसमें अपना। ठीक है, इससे आगे हम लेके चलेंगे। इसके अलावा जो लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल की जो एप्लीकेशन है, उस पे भी आप विजिट कर सकते हैं क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। उसकी डेमो क्लासेस आपकी यूट्यूब चैनल पे भी हैं और जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी इसकी क्लासेस आपकी अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अलावा आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये जो अपनी जो वीडियो है एमसीक्यूज़ की, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी जो पीजीटी है, टीजीटी है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस आना ही है, सब्जेक्ट आना ही है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनके रिवीजन के लिए भी सबसे हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जो साथी हैं, जो पीजीटी टीजीटी या नेट जेआरएफ के लिए तो हम करवा ही रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। जो अपना अब क्या होगा, पार्ट 6 होगा। ठीक है, जो 251 से स्टार्ट होगा। टोटल एग्ज़ाम होने तक हम 3000 एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। और आपको पता है कि ये जितने भी हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ओनली जैसे 251 क्वेश्चन, अब 250 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जो 250 ही क्वेश्चन हुए हैं। इसके साथ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, वो प्रॉपर आपने देखा होगा हर वीडियो में, तो आपको पता लग गया होगा कि 250 क्वेश्चन नहीं है, ये 300 के लगभग विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 251 251 से अपना। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है अ, कि कौन से थिंकर थे, उसने कहा था कि विदाउट ज्योग्राफी नाइदर पॉलिटिकल नो स्ट्रेटेजिक जो विजडम है वो दूर तक नहीं जा सकती। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना एरिस्टोटल, सही आंसर आएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो इनके वर्क के बारे में बात करें, जो एरिस्टोटल है उसके तो जो वर्क है पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, और क्या है, निकोमैकियन एथिक्स हो गया, जिसमें कि निकोमैकियन एथिक्स में मैंने आपको बार बार बताया है कि वो एक तो बात करते हैं किसकी, वो बोलते हैं कि मैन इज सोशल एनिमल। ठीक है, और यहीं पे वो गोल्डन मीन की भी बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए कि निकोमैकियन एथिक्स जो बुक है अपनी, उसके उसमें बात करते हैं एरिस्टोटल, जिसमें वो बोलते हैं कि मैन इज सोशल एनिमल, और गोल्डन मीन जो अडॉप्ट करते हैं उसके बारे में। ठीक है, और प्लेटो के जो वर्क हैं वो हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें भी अपने कंप्लीट कर लिए थे हमने। उसमें ज़्यादातर तो अपने कौन से हैं, आपका अपोलॉजी हो गया, क्रीटो हो गया, रिपब्लिक हो गया, और स्टेट्समैन हो गया, और द लॉज। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोक्रेटिस के बारे में हम थोड़ा बहुत जाने तो इनको वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ बोला जाता था। ठीक है, और सोक्रेटिस ने ही इनका नाम प्लेटो दिया, क्योंकि यदि प्लेटो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और ग्रीक वर्ड है तो ये जो प्लेटो जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रॉड शोल्डर, कि वो पर्सन जिसके चौड़े कंधे हैं। ठीक है, और ये वैसे प्लेटो का रियल नेम नहीं था। जो रियल नेम जो प्लेटो का था, ये तो सोक्रेटिस ने दिया था। ठीक है, लेकिन प्लेटो का जो रियल नेम था वो था एरिस्टोक्लीस। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आपका जो असली नाम है प्लेटो का वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो नाम था वो आपका क्या था, एरिस्टोक्लीस था, ना कि प्लेटो था। प्लेटो ऐसा हो गया कि जैसे आपका घर पे कोई निकनेम होता है, लेकिन जो आपका रियल नेम जो डॉक्यूमेंट्स में होता है वो अलग होता है।
तो ऐसे ही प्लेटो का निकनेम था जो उनका, लेकिन असली नाम उनका था एरिस्टोक्लीज, जो कि अ, प्लेटो तो सोक्रेटिस ने दिया था। सोक्रेटिस को क्या बोलते थे? सोक्रेटिस खुद को गैड फ्लाई बोलता था, कि वो मधुमक्खी जो क्वेश्चन पूछ पूछ के, ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के लोगों को परेशान कर दे जिनके आंसर उनके पास ना हो। ठीक है, तो इसलिए उनको बोला गया था कि ये जो यूथ का माइंड वॉश करते हैं, और उन पे ब्लेम लगाए गए थे, और उनके बाद उनको पॉइजन दे दिया गया था। पॉइजन का नाम था हेमलॉक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि he tried to establish a relationship between climate condition and form the government, argued warm climates and conducive despotism, climate change। हाँ ठीक है, तो इसमें का जो आंसर आएगा वो आएगा रूसो। लेकिन ऐसा क्यों? क्लाइमेट चेंज के बारे में, नेचर के बारे में बात कर रहा है, तो रूसो क्या है? फादर ऑफ नेचुरलिज्म। स्लोगन क्या दिया था? बैक टू नेचर। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, बैक टू नेचर, फादर ऑफ नेचुरलिज्म, इसका कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। और इन्होंने ये सारी बातें किसमें की थी? कौन सा जो वर्क था इनका? वो था डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, ये जो वर्क आपको ध्यान रखना है, जिसमें सारा जो आज की मॉडर्निटी है उनको क्रिटिसाइज करते हैं ये। ठीक है, और वो बताते हैं कि किस हिसाब से मॉडर्निटी की वजह से नेचर भी खराब हो रही है, जो लोगों की थिंकिंग है वो भी डिग्रेड होती जा रही है, जो आर्ट है वो भी डेवलप नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो वर्क है, ये डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज में रूसो इसके बारे में बात करता है। और एक जो कल हमने क्वेश्चन किया था, कि जिसमें रूसो ये कहता है कि जो आदमी है वो पैदा तो सभी इक्वल होते हैं, लेकिन बाद में वो किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से वो बराबर और मतलब बेसिकली ये बोला गया है कि नेचर के तौर पे आदमी तो पैदा सभी इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन सोसाइटी में आने के बाद किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसमें इनइक्वालिटी आने लगती है। ठीक है, तो वो ये जो स्टेटमेंट है रूसो ने कहाँ दी थी? वो दी थी डिस्कोर्सेज डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनइक्वालिटी, इसमें दो इनइक्वालिटी बताई थी उन्होंने, नेचुरल जो जेनेटिक हो सकती है, और मॉरल। ठीक है, इनका कुछ कर नहीं सकते, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं, ये रूसो ने बताया था। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मार्क्स के जो वर्क है वो भी हम देख चुके थे लास्ट की वीडियो में ज़्यादातर। ठीक है, एरिस्टोटल के देख लिए। मार्क्स के जो इंडिविजुअल के जो वर्क थे वो कौन कौन से थे? वो एक तो हो गया आपका द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या था? एक था अपना दास कैपिटल हो गया। ठीक है, और उससे पहले क्या था? पावर्टी ऑफ फिलोसफी। पावर्टी ऑफ फिलोसफी था। ठीक है, और एंजल्स के साथ जो वर्क किए थे वो कौन कौन से थे आपके? वो आपका एक तो था होली फैमिली। ठीक है, और कौन सा था? जर्मन आइडियोलॉजी, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये आपको सारे पता होने चाहिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, और जर्मन आइडियोलॉजी में वो हीगल को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि हीगल अपने सर पे खड़ा है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि एरिस्टोटल के हिसाब से स्टेट क्या है? एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या फिर एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना डी आएगा, प्लेटो और एरिस्टोटल। ये दोनों ही स्टेट को नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानते हैं।
ठीक है, उसके बाद जो मॉडर्निटी आती है उसके बाद ये बताया जाता है, क्योंकि मैकियावेली आता है, उसके बाद होब्स आता है, उसके बाद ये पता लगने लगता है कि जो जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट क्या है। मैकियावेली भी बताता है कि स्टेट क्या है। स्टेट एक हिसाब से मैन मेड क्रिएशन है, ठीक है। तो उसके बाद ये नेचुरल स्टेट का कॉन्सेप्ट ये हट जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि लीगल सोवरेन हैज टू सबमिट, मतलब कानूनी संप्रभु को इसके अधीन होना होगा। तो ये तो आंसर आएगा अपना बी आएगा। इसका मतलब क्या होता है? नॉमिनल। एक और वर्ड क्या होता है? डी जोर। डी फैक्टो क्या होता है यदि वर्ड आए तो? रियल पावर, जिसके पास रियल पावर हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सॉवरेनिटी है रिजाइड्स इन डिटरमिनेट ह्यूमन सुपीरियर के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमें सीधा पता होना चाहिए ये ऑस्टिन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये ऑस्टिन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बॉडिन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, होब्स के बारे में जब भी बात करेंगे तो आएगा अपना एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बेंथम के बारे में जब भी बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि नेचुरल राइट क्या है आपके, नॉनसेंस हैं। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ये भी हमें पता होना चाहिए। और इनकी यूटिलिटेरियनिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उनको क्रिटिसाइज कौन करता है? जेएस मिल क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, और जेएस मिल कहता है कि एक आदमी को डिससेटिस्फाई करना ज़्यादा बेटर है एक पिग को सेटिस्फाई करने की बजाय। ठीक है, और जो बेंथम को क्रिटिसाइज करते टाइम इनकी यूटिलिटेरियनिज्म का जो सिद्धांत है इसको क्रिटिसाइज करते टाइम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो फिलोसफी है ये पिग फिलोसफी है। ये जो टर्म बेंथम के क्रिटिसाइज करते टाइम उनकी फिलोसफी को किसने दी थी? पिग फिलोसफी, वो थे थॉमस कार्लाइल। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, कि यूटिलिटेरियनिज्म जो बेंथम का था उसको क्रिटिसाइज करते टाइम उनको पिग फिलोसफी किसने बोला था? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट ऑन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड लिबर्टी ऑफ पीपल। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो मोंटेस्क्यू आएगा। ये सही आंसर आएगा। ठीक है, कांट के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो कांट के बारे में हमें क्या पता है? कि एक तो ये पता है कि इसको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स। ठीक है, और इन्होंने ही एक थ्योरी क्या दी थी? डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी प्रोवाइड किया था। ठीक है, इस थ्योरी का, कि इस थ्योरी के हिसाब से एक एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था, फिर बता देता हूँ कि आपको जैसे जैसे ईमानदार होना है। ठीक है, तो उसके कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज हो, आपको ईमानदार रहना ही है, होना ही है। ठीक है, चाहे उसके आपको रिवॉर्ड मिले या ना मिले। आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस यदि मैं यहाँ पे ईमानदार होता हूँ तो इसका रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, आपको ईमानदार होना ही है। ठीक है, तो ये थ्योरी का इस हिसाब से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न एथिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स बोलते हैं। और फादर ऑफ एथिक्स किसको बोलते हैं? सोक्रेटिस को। ठीक है, और हीगल के बारे में जब भी हीगल पढ़ते हैं तो कांट का थोड़ा सा जिक्र आता है। क्यों? क्योंकि जब हीगल की एक स्टेटमेंट है, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। ठीक है, ये स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दी थी? ये स्टेटमेंट तो सबको पता होगा कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, ये तो हीगल की। लेकिन बेसिकली ये स्टेटमेंट दी क्यों गई थी?
ये इसलिए दी गई थी कि कांट का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इमैनुअल कांट का एक कॉन्सेप्ट था, उसमें वो कंफ्यूज थे, उसको क्लियर करने के लिए ये स्टेटमेंट इन्होंने दी थी। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि जो हीगल ने इसके जो वर्क को इम्प्रूव करने के लिए या किसी को एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, किस थिंकर को ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये स्टेटमेंट दी थी कि रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, ये किसके अगेंस्ट दी थी या किसके वर्क को इम्प्रूव करने के लिए दी थी? तो आपको इमैनुअल कांट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कांट के लिए दी थी इन्होंने, कांट को समझाने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक इनकी स्टेटमेंट, हीगल की स्टेटमेंट और है, कौन सी है कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट हमने देखी थी, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का सबसे बड़ा एक रीजन था देने का कि वो बताते हैं पहले तो ये वो क्या करते हैं कि स्टेट को भगवान के इक्वल रख देते हैं, ठीक है, हीगल। और उसके बाद वो बताते हैं इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि स्टेट को फॉलो क्यों करना चाहिए। वो सबसे पहले बताते हैं कि जो आज के टाइम पे जो अलगाव की भावना है लोगों में, वो क्यों आ रही है? वो आ रही है क्योंकि जो लोगों की जो स्पिरिट है वो यूनिवर्सल जो स्पिरिट है उससे अलग हो गई है, ठीक है, उससे उसमें अभी जुड़ाव नहीं है, उससे अलग हो गई है। इसलिए जो जो अलाइनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो देते हैं हीगल सबसे पहले। वो कहते हैं कि जो लोगों के मन में जो अलगाव की भावना है अलग होने की, वो इसलिए है कि जो उनकी जो स्पिरिट है वो यूनिवर्सल जो स्पिरिट है उससे अलग हो गई है। यहाँ हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश करें तो हमें ये पता लगेगा कि जर्मनी, क्योंकि ये जर्मन थे तो वहां पे स्पिरिट का कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है, अपने सोल आत्मा का कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है, लेकिन हैं ये इक्वली, ठीक है। तो वो कहता है कि जो अपनी जो सोल है, स्पिरिट है, वो यूनिवर्सल स्पिरिट मतलब जो गॉड की स्पिरिट है उससे अलग हो गई है। तो इसका इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन वो बताते हैं कि हमें स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, कि स्टेट जो रूल बनाता है, स्टेट लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके अपनी जो स्पिरिट है वो यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ दोबारा अटैच हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेट को क्या रख दिया? गॉड के बराबर रख दिया था, भगवान के बराबर, कि स्टेट के जो रूल फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक जो तुम्हारे अंदर जो अलगाव की भावना है वो खत्म होने लगेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। अपना हो गया। इससे पहले एक था अपना, एक मिनट, एक प्लेटो का एरिस्टोटल का था, हाँ चलो आगे कर लेंगे वो। यहीं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ 256 हो गया अपना। 257 एक मैं बता देता हूँ कि एक एरिस्टोटल की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कोट है। वो क्या है कि लॉ इज ए रीजन विदाउट पैशन, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट थी जो एरिस्टोटल ने दी थी, वो क्यों दी थी? वो प्लेटो को क्रिटिसाइज करने के लिए दी थी, ठीक है। कि वो कहते हैं, क्योंकि प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता था कि कोई भी रीजन है, ठीक है, वो नॉलेज से बड़ा नहीं हो सकता। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि किस हिसाब से फिलोसफर किंग एक सबसे सुप्रीम है जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, जिसने अपनी जो सारी, एक हिसाब से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखे तो अपनी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल पा लिया है, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी रीजन है वो नॉलेज से ऊपर नहीं है। तो इसको क्रिटिसाइज करने के लिए एरिस्टोटल बोलते हैं कि लॉ इज ए रीजन विदाउट पैशन, ठीक है। फिलोसफर किंग के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए आपका एरिस्टोटल ये लॉ इज ए रीजन विदाउट पैशन का कॉन्सेप्ट आपका देते हैं, ठीक है।
तो जो स्टेटमेंट होती हैं उनके पीछे बहुत ही डीप मीनिंग होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट क्यों दी गई। यदि स्टेटमेंट देख के आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यदि ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होंगे, यदि क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है, कि वो स्टेटमेंट किसके वर्क को इम्प्रूव करने के लिए दी थी, किसको क्रिटिसाइज करने के लिए दी थी, किस वर्क को क्रिटिसाइज करने के लिए दी थी, तो इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें 257 इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्लूरलिस्ट को बढ़ावा किसने दिया था इसमें, तो सबको पता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना लास्ट की आएगा, ठीक है। जेएस मिल्क के वर्क जो हमने देखे थे, जेएस मिल्क का हमने देख लिया कि वो बेंथम को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इनका वर्क है ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, इनका ही वर्क है ऑन लिबर्टी, जिसमें वो क्या देते हैं, हार्म प्रिंसिपल, ठीक है। और जो इसी कॉन्सेप्ट को एडमंड बर्क है वो क्रिटिसाइज करता है कि मिल की जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एमपीटी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल, हो गया ऑन लिबर्टी, ऑन यूटिलिटेरिज्म, ऑन सब्जेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लेटो के बाद जेएस मिल ही ऐसे थिंकर थे जिन्होंने जो विमेन के राइट के बारे में ज़्यादा बात की थी, ठीक है। बेंथम के बारे में हमें पता ही है, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं, और जेएस मिल इनको क्रिटिसाइज करते हैं और लीगल राइट्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लूरलिस्ट आर इन फेवर ऑफ अबोलिशन ऑफ स्टेट, तो ये तो अनार्की हो जाएंगे, ठीक है। स्टेटलेस सोसाइटी मींस मार्क्सिस्ट, और फर्दर एक्सटेंशन ऑफ पावर ऑफ, राज्य की शक्तियों को कमजोर करना, कमजोर नहीं, वो डिवाइड की बात करते हैं। प्लूरलिस्ट वर्ड आते हैं आपको पता होना चाहिए कि स्टेट की पावर क्या होती है, क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए अलग अलग एसोसिएशन में, ना कि कमजोर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फीचर ऑफ प्लूरलिस्ट कॉन्सेप्ट, सॉवरेनिटी का कौन सा है, तो इसका सही आंसर है डिविजिबिलिटी आएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि जो एसोसिएशन के बीच में उसकी पावर है वो क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन बुक है, ये वैसे जो बुक है कंप्लीट नहीं कर पाए थे थिंकर। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है जो कंट्रीब्यूट करती है कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन इनहेबिटेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ज्योग्राफिक एंड क्लाइमेट कंडीशन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बकल आएगा, ठीक है। इसके अलावा टीएच ग्रीन का हमने देखा था कि स्टेट के बारे में क्या बात करते हैं, कि स्टेट क्या है, बाधाओं को हटाने के लिए, हिंडर द हिंड्रेंसेस, ठीक है, बाधाओं को हटाने के लिए। मोस्का के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एलीट थ्योरी हमारे दिमाग में आती है, तो इनका जो वर्क था रूलिंग क्लास एलीट थ्योरी में, ठीक है। अब इसके बाद जो जो पॉलीमार्कस थे, इनके बारे में हम बात करते हैं आज थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटो का जस्टिस का जो सिद्धांत आता है, ठीक है, तो उसमें इनका एक प्रोमिनेंट रोल आता है, तो उनके जो चारों जो जो जस्टिस का जो सिद्धांत देते हैं उसमें वो किन किन के जो वर्क उनको रिफाइन करते हैं, सोक्रेटिस क्या बोलते हैं उनपे, उनके बारे में हम थोड़ा सा आज, इसमें जगह है नहीं है आगे क्वेश्चन, हाँ चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं इस पे, ठीक है। तो जो प्लेटो का जस्टिस का सिद्धांत है उसमें सबसे पहले अपना पोल मार्कस से पहले क्या, सबसे पहले क्या आता है, सेफलस आता है, ठीक है। सेफलस क्या बोलता है, सेफलस को क्या बोलते थे, ओल्ड मैन भी बोलते थे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि जस्टिस क्या है इनके हिसाब से, इनके हिसाब से जस्टिस है कि अपनी ड्यूटी करो, ठीक है, और क्या, जो पेइंग वंस डेट्स, ठीक है,
कि आदमी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और जिससे तुमने उधार लिया है उसको वापस करना चाहिए। ठीक है, यहीं पे सोक्रेटिस क्या बोलते हैं कि चलो ये जो सिस्टम है ये ड्यूटी का तो मान लिया, ठीक है, लेकिन ये क्या है, पेइंग वन डेट्स, कि मतलब किसी से तुमने उधार लिया है तो उसको वापस करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। मान लो आपने किसी से कुछ टाइम पहले एक बंदूक उधार ली थी, ठीक है, अब वो आदमी पागल हो गया, आप उसको वापस करोगे तो वो किसी को मार देगा। तो यहाँ पे वो जो सेफलोस है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, तो ये नहीं है, वो बोलते हैं जस्टिस ड्यूटी है, ये मान लिया, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। अब इनको थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए, इनके वर्क को रिफाइन करने के लिए कौन आते हैं, उसके बाद इनके बेटे आते हैं। उनका क्या नाम है, उनका नाम है पॉल मार्कस। ठीक है, अभी जो हमने देखा था पॉल मार्कस, ये सेफलस के बेटे हैं पॉल मार्कस, ये आते हैं, ये क्या कहते हैं कि इस जो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिफाइन करके देते हैं, क्योंकि सोक्रेटिस ने इसको क्रिटिसाइज किया था। तो जो पॉल मार्कस क्या कहते हैं कि जो पेइंग, जो ड्यू बचा हुआ है आपका, उसका मतलब ये है कि बीइंग गुड विद फ्रेंड और एंड हार्म टू योर एनिमी। ठीक है, ये पॉल मार्कस बोलते हैं ये कि जो पेइंग ड्यूज का मतलब ये है कि हम अच्छे रहेंगे अपने दोस्तों के साथ और जो नुकसान पहुंचाएंगे अपने दुश्मनों को। लेकिन यहाँ भी सोक्रेटिस बोलता है कि ऐसा नहीं है, जस्टिस का सिद्धांत ये नहीं है कि चलो ये तो मान लिया कि आप अच्छे रहो अपने दोस्तों के साथ लेकिन आप अपने दुश्मनों को भी नुकसान पहुंचाओ। तो ये यहाँ पे भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। इसके बाद क्या आता है, ये हमने देख लिया, ये आप देख लेना इसमें क्या क्या वर्क है, ठीक है। इसके बाद जिस पे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उस पे आते हैं। अब आता है आपके, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं थेरासिमाकस आते हैं। ठीक है, इसके बाद थेरासिमाकस आते हैं, ये बोलते हैं कि जो जस्टिस है ना वो क्या है, किसके इंटरेस्ट में है, वो है स्ट्रोंग के इंटरेस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, जो पीछे की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि थेरस मार्कस कहते हैं जस्टिस है वो इंटरेस्ट है किसके, स्ट्रोंग के इंटरेस्ट में। लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो किंग है, मान लो कोई राजा है या फिर कोई लॉ मेकर है, वो हमेशा अपने ही हिसाब के लॉ बनाएगा जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, वो कल को अपने हिसाब से उनको चेंज कर पाए। तो इसलिए कहते हैं कि जस्टिस किसके इंटरेस्ट में है, स्ट्रोंग के इंटरेस्ट में। ठीक है, तो एक तो उनमें कोई भी दोष नहीं पाए। यदि इसी कॉन्टेक्स्ट को हम देखते हैं तुलसीदास जी के, तो तुलसीदास जी की एक स्टेटमेंट मान लो, कोट मान लो, तो वो क्या कहते हैं कि समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई। हिंदी थोड़ी सी मेरी वीक है तो आप देख लेना कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पावरफुल है उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से ही लॉ बनते हैं, उसके हिसाब से कानून चलता है, उसके हिसाब से ही कानून में बदलाव किया जाता है। तो यहाँ हम सिमिलैरिटी देखते हैं थेरास्माकस में और तुलसीदास जी की स्टेटमेंट में। तो ये भी वही बात कह रहे हैं कि माइट इज राइट। माइट इज राइट आपने कॉन्सेप्ट काफी बार पढ़ा होगा कि माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट, कि मतलब जो बलवान है वही सही है। मत्स्य न्याय आपने देखा होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ठीक है, तो माइट इज राइट हो गया, जस्टिस इन इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंग हो गया थेरासिमाकस का। तुलसीदास जी भी यहाँ पे आपका बोलते हैं कि समृत को नहीं कोई दोष गोसाई। ठीक है, कि जो बलवान है उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, वो जो करेगा वो सब सही है। लेकिन यहाँ पे यदि कोई कमजोर लोग कर देते हैं तो वहां पे वो चीज गलत हो जाती है। वो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, बहुत से एग्जांपल आपको जो आज की न्यूज जो चल रही है उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे जो स्ट्रोंग है वो लॉज को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक महाराष्ट्र का केस था, उससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद क्या होता है कि थेरासिमाकस क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई सुनो, कि जो
इंटरेस्ट है ना, जस्टिस का जो इंटरेस्ट है वो स्ट्रॉन्ग में है, ताकतवर के पास है। तो आपको जो लॉज बनाता है स्टेट, उनका ओबे ही नहीं करना है, उनका पालन ही नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से लॉज बनाते हैं। पावरफुल जो लोग हैं वो अपने हिसाब से लॉज बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है, यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यदि हम जो गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट रिलेट कर पाए यहाँ से, तो हमें जो सिविल डिसोबीडेंस का जो सिस्टम था, वो कहते थे कि जो ब्रिटिश जो रूल बनाते हैं और सिविल उनका फॉलो नहीं करना है, सिविल डिसोबीडेंस करेंगे। ठीक है, सभी लोग। तो यहाँ भी थेरस मार्कस क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जस्टिस जो है वो इंटरेस्ट है स्ट्रॉन्ग के, उनके हिसाब से लॉज बनते हैं। तो जो बाकी जो लोग जो कॉमन पीपल बन गए, उनको वो बोलता है कि लॉज जो स्टेट बनाता है उनका पालन ही नहीं करना। तो फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, सिविल अपना डिस ओबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट हमें फर्स्ट टाइम यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपके स्टेटमेंट बेस आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने थेरस मार्कस का जो माइट इज राइट का जस्टिस इन इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही परफेक्टली विद इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करके देखा है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है? ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट अपना आता है वो देता है आपका, आपका देते हैं ग्लूकॉन। और ये थे कौन? ये प्लेटो के बड़े भाई थे। ठीक है, ये कहते हैं कि जो जस्टिस है ना, वो किसके इंटरेस्ट में है? वो वीक के इंटरेस्ट में है। यहां ये थेरस मार्कस के बिल्कुल ही अपोजिट बताते हैं कि जस्टिस जो है वो इंटरेस्ट किसके हैं? वीक के इंटरेस्ट में। क्यों? क्योंकि जो बलवान है, इनके हिसाब से कि जो बलवान है ना, उनको तो जो कानून की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जो कमजोर लोग हैं, वो इकट्ठा मिलके आते हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं स्टेट को कि आप कानून बनाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हम इतने कैपेबल नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज या पैसा नहीं है कि हम अपने आप को डिफेंड कर पाए। ठीक है, तो इसके हिसाब से वो क्या करते हैं कि वो स्टेट को बोलते हैं लॉज बनाओ, और हम आपके सामने क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं, और इसके साथ हम क्या करेंगे? स्टेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जस्टिस किसका इंटरेस्ट में है? वीक के इंटरेस्ट में है। कानून सिर्फ, कानून की जरूरत सिर्फ कमजोर को होती है, जो बलवान है उसको जरूरत नहीं होती। और ये ग्लूकोन जो है, ये आपके प्लेटोन जो है, ये प्लेटो के बड़े भाई थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थेरस मार्कस और इनके दोनों में ही डिफरेंस है। काफी बार आपको स्टेटमेंट बेस आपसे पूछा जा सकता है कि जस्टिस के स्ट्रॉन्ग किसके इंटरेस्ट में, किसने बताया था, और जस्टिस इंटरेस्ट किसके, वीक के इंटरेस्ट में है, ये किसने बताया था। तो ये दोनों ही, सारा जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब 1261 ये क्वेश्चन कर लेते हैं, पीछे का हो गया अपना। हाँ, ये हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, ये बुक भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इनकी है, डी। इसमें आपसे पूछ रहा है कि हु सेड दैट पॉलिटिक्स इज द प्राइमरी कंसर्न विद हु गेट्स व्हाट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना लॉस वैली, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, इसके साथ जो रॉबर्ट दाल के कुछ वर्क देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा वर्क क्या आएगा अपना? एक तो अपना सबसे बड़ा वर्क आता है इसमें, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। ठीक है, और क्या आएगा? डेमोक्रेसी एंड इट्स क्राइसिस। ठीक है, ये दो वर्क आपको रॉबर्ट दाल के याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा डेविड ईस्टन की जो क्या थी, सिस्टम थ्योरी इन्होंने दी थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या था? सिस्टम थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। रॉबर्ट दाल के जो दो इम्पोर्टेंट वर्क हो गए अपना। ठीक है, और चलो यही था। ठीक है, नेक्स्ट।
इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल विल की बात कर रहा है, तो अपना क्या आएगा, अपना रूसो ही इसका सही कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि रूसो ने जनरल विल इज रियल विल के बारे में बताया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लोक का जो कॉन्सेप्ट है, लोक ने एक तो क्या कहा था कि माइंड इज टेबुला रासा, मीन्स क्लीन स्टेट, कि कुछ भी नहीं है, दिमाग जन्म के बाद बिल्कुल खाली होता है, उस पे हम जो नॉलेज इम्प्रिंट करते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो दिमाग पे जो नॉलेज इम्प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इनका हो गया। और लोग की जो क्या है, लेटर ऑन कंसर्निंग टॉलरेंस, इनका वर्क हो गया। और क्या था, टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ये इनका वर्क हो गया। इसमें किसको क्रिटिसाइज करते हैं, फिल्मर को। फिल्मर के कौन से वर्क को, पैट्रियार्का। ये सारी ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रूसो के जो वर्क हैं वो हमने देख लिए थे, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है, इमाइल जो एजुकेशन पे है, और डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज जिसमें मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं, और डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी जिसमें वो क्या बताते हैं कि दो टाइप की इनइक्वालिटी है। ठीक है, एक नेचुरल एक मॉरल। ये वर्क हो गया, लोग के हो गए। लास्ट के यदि वर्क देखें तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस इन डेमोक्रेसीज आ जाएगा। देखो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमने पीछे क्या किया था, जब भी लास्की का वर्क आता है क्राइसिस इन डेमोक्रेसीज, तो ये आएगा। और यहीं पे थोड़ा सा घुमा के इनका वर्क क्या था कि डेमोक्रेसी एंड इट्स क्राइसिस। ये थोड़ा सा, इन जो दोनों ही वर्क बहुत ही सिमिलर हैं, इनमें आपको ध्यान रखना है। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है और ये आप गलत ना कर दो, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट का एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। ठीक है, होब्स के वर्क जो हमने देख लिए थे आपके, दिसाई हो गया जिसमें स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, स्टेट ऑफ वॉर के बारे में बात करते हैं, ऑल अगेंस्ट ऑल। लिवाइथन हो गया जिसमें स्टेट को सुप्रीम अथॉरिटी दी जाती है। लिवाइथन वर्ड का मतलब है सी मॉन्स्टर। ठीक है, उसके बाद दी कॉर्पोरी हो गया जिसमें वो कॉर्पस बॉडी के बारे में बात करते हैं। और दी होमिनी हो गया जिसमें वो क्या बात करते हैं, मैन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। होब्स के बारे में जिसने स्टेटमेंट दी थी कि मैन इज ए पावर सीकिंग एनिमल। ठीक है, कि शक्ति का भूखा है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा था कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक गुड का जो कॉन्सेप्ट था वो किस रूसो ने कहाँ से बोरो किया है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना लोक, सही आंसर आएगा। ठीक है, और जो पब्लिक गुड का कॉन्सेप्ट है ये लोग कहाँ बताते हैं, ये बताते हैं अपने वर्क टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में। ठीक है, और दो ही पब्लिक गुड के बारे में बात करते हैं, टू टाइप्स ऑफ पब्लिक गुड। एक तो पीस एंड दूसरा सेफ्टी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक गुड का जो कॉन्सेप्ट है वो लोक का है, लेकिन लोक से किसने, रूसो ने बोरो किया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहे हैं, इसमें क्या थे पीछे, जेएस मिल्क के वर्क हो गए, टीएच ग्रीन के बारे में बता दिया, बेंथम का जो वर्क है फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और जो नेचुरल राइट्स को, बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस राइट्स बोलते हैं, नॉनसेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, इसका पहले भी हमने देख लिया था, उसको पिग फिलोसफी कौन बोलता है, थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ओरिएंटल एम्पायर्स वर मोस्टली लोकेटेड कहाँ थे, तो फर्टाइल रिवर्स
जो फर्टाइल रिवर वैलीज थी वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि while making reference Britain, Switzerland, who wrote in the country physical और इनहेरिटेड इंस्टीट्यूशन और फिजिकल, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका ब्राइस आएगा। सिली, लास्ट की का हमने देख लिया। सिली के बारे में जब भी हम देखते हैं तो ये कहते हैं कि जो स्टेट है ना वो बगैर टेरिटरी के भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहीं पे हम वो क्या देखते हैं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया देखते हैं। ठीक है, जो 1648 में साइन हुई थी आपकी, तो उसमें 4 कॉन्सेप्ट देता है स्टेट के, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स देता है, जिसमें से एक क्या हो गया आपका, गवर्नमेंट हो गया, पॉपुलेशन होनी चाहिए, सोवरेन होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, और क्या, टेरिटरी होनी चाहिए। तो ये 4 एसेंशियल एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे टेरिटरी के बारे में सिली क्या बोलते हैं कि स्टेट बगैर टेरिटरी के भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्राइस के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं। यहाँ पे इसका बी सही आंसर आएगा। ठीक है, ब्राइस के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है अपना, एक तो है इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन ऑन प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, ब्राइस का इंपॉर्टेंट वर्क हो गया अपना इन्फ्लुएंस ऑन वुमेन ऑन प्रोग्रेस एंड अपना नॉलेज। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज। और इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा अपना है मिल ऑन लिबर्टी, ये भी मिल की लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये अपना वर्क हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, तो ये आ गया अपना हिस्टोरिकल थ्योरी। ठीक है, डी सही आंसर आएगा इसका। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिंकर एसोसिएटेड विद द आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट मतलब क्या है, जो स्टेट को ज्यादा तवज्जो दे इंडिविजुअल से। ठीक है, तो कौन कौन आएंगे, हीगल आ जाएगा, प्लेटो मान लो एक हद तक, एरिस्टोटल, तो ये सब आपका आ जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा आपका, हीगल आ जाएगा। बाकी होब्स, जेएस मिल, लास्के के बारे में सारे इंपॉर्टेंट वर्क हमने कर ही लिए थे। ठीक है, होब्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो 4 वर्क हैं वो आपको बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। दी साइव हो गया, लिवाइथन हो गया, डी कॉर्पोरियो हो गया, और डी होमिनी हो गया। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 268, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो आइडियलिस्ट थ्योरी है, जो फंक्शन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज, क्या है कि आइडियलिस्ट थ्योरी अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्टेट, सोशलिस्ट थ्योरी, वेलफेयर, एनार्किस्ट, मेटाफिजिकल थ्योरी, इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना डी सही निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो चीफ एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियन फिलोसफी, इसके बारे में मैंने कितनी बार आपको बताया, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, सही आंसर बेंथम निकल के आएगा। ठीक है, और बेंथम की इस वर्क को बिग फिलोसफी कौन बोलता है, थॉमस कार्लाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो मैंने जेएस मिल भी क्रिटिसाइज करते हैं, वो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, उसमें भी पिग के बारे में बात की गई है। तो इन दोनों को आपको, इन दोनों को अलग अलग याद करना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि 270, द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म इज लार्जली डिपेंड अपॉन द टीचिंग ऑफ, वैसे देखी जाए तो अपना क्या आएगा, कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, लेनिन के कुछ वर्क देख लेते हैं हम, क्योंकि ये भी मार्क्सिस्ट थे, लेकिन इनमें डिफरेंस था, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे, वो मार्क्स पार्टी सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते थे। मार्क्स कहते थे कि जब रेवोल्यूशन तब होगा जब जो कैपिटलिज्म अपनी पीक पे होगा, और जो वर्कर है वो अपनी कॉन्शियसनेस खुद जगाएंगे, लेकिन लेनिन इन सब चीज़ों का अपोज करते थे। तो लेनिन के कुछ वर्क देख देख लेते हैं अपना। ठीक है, एक तो कौन सा वर्क हो गया, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, एक तो ये हो गया, और कौन सा है अपना, स्टेट एंड रेवोल्यूशन हो गया। एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंपीरियलिज्म हाईएस्ट
फेज ऑफ कैपिटलिज्म। एक कौन सा हो गया, व्हाट इज टू बी डन। ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन हो गया, इंपीरियलिज्म हो गया, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, और व्हाट इज टू बी डन। ये तीनों ही जो लेनिन के जो वर्क हैं वो आपको पता होने चाहिए। कार्ल मार्क्स के वर्क हमने देख लिए थे। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट फॉर्म्ड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो क्या होता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यदि होप्स से स्टार्ट करते हैं तो होप्स क्या कहता है कि लोग क्या होते हैं। होप्स कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ वॉर है, और वॉर वॉर किसके बीच में है, लोगों के बीच में, ऑल अगेंस्ट ऑल। तो क्या होता है कि लोग अपनी इच्छा से साथ आते हैं, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। लेकिन एक राइट होता है जिसमें वो जो स्टेट है, जो सोवरेन है, उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। वो कौन सा हो गया, लाइफ प्रिजर्वेशन हो गया। कि स्टेट यदि उनको मारना चाहता है तो वो स्टेट के अगेंस्ट हो सकते हैं, एक हो गया। ठीक है, ये तो होप्स बोलते हैं। लोग क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ पीस है। मतलब पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ नेचर को। ठीक है, स्टेट ऑफ पीस है, मतलब वहां पे शांति है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि वो लिमिट करते हैं। एक तो सबसे पहली बात, लोग क्या है, फादर ऑफ, लोग क्या है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। अब जो लिबरल होगा, ठीक है, वो क्या क्या करेगा, स्टेट की पावर को लिमिट करेगा, एक लिमिट में रखेगा। ठीक है, इन्होंने नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट दिया था, कौन सा, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर आएगा वो बी आएगा। उसके बाद रूसो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। वो भी सोशल जो स्टेट ऑफ नेचर सिचुएशन है उसको पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि यू सेड द वर्ल्ड एट एवरी स्टेज बोथ द प्रोडक्ट एंड द प्रोफेसी। मतलब दुनिया हर स्तर पर उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। तो बोथ एट प्रोडक्ट एंड प्रोफेसी, भविष्यवाणी दोनों है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, आई थिंक आएगा सोक्रेटिस, इसका सही आंसर आएगा। हीगल ने नेपोलियन को क्या कहा था, वर्ल्ड स्पिरिट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ल्ड स्पिरिट ये कहा था। और हीगल की हमने वो देख लिया था पहले, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल किसके अगेंस्ट दिया था, कांट के अगेंस्ट दिया था। ठीक है, और स्टेट ऑफ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ ये क्यों दिया था, जो अलाइनेशन, जो अलगाव की भावना का जो कॉन्सेप्ट है वो उस स्टेटमेंट में दिया था इन्होंने। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सेंट अगस्तिन द सिटी ऑफ गॉड, ये भी आपसे पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में कि सिटी ऑफ गॉड वर्क किनका है, सेंट अगस्तिन का है। वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट बुक ऑन, तो क्या आएगा, फिलोसफी ऑफ रिलीजन, कंपैरेटिव फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो इसका जो सही आंसर आएगा, आई थिंक वो आएगा बी, सही आंसर आएगा, कंपैरेटिव फिलोसफी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द पब्लिक गुड ought टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर आएगा ये। ठीक है, किसने कहा था, तो द पब्लिक गुड ought टू बी द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना बेंथम, सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें गांधी जी के बुक के बारे में पूछ रहा है कि गांधी जी की वो कौन सी बुक थी जी जो लियो टोल्स्टॉय ने पढ़ी थी और उसकी प्रशंसित भी किया था। तो इंडियन होम रूल इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, गांधी जी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो गया, यंग इंडिया हो गया, ये सभी को पता है। ठीक है, लेकिन गांधी जी के जो एक तो पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोखले थे। ठीक है, ये भी आप सभी को पता होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो क्वेश्चन बनता है गांधी जी पे कि उनके जीवन पे इन्फ्लुएंस किस किस का था। ठीक है, तो एक तो हम देख लेते हैं। एक तो अपना हो गया अभी जो हमने देखा, इनका देख लेते हैं, लियो टोल्स्टॉय का। ठीक है, इसमें क्या था कि इन्होंने एक बुक थी इनकी जो रिलीजन पे बेस्ड थी, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था एक तो गांधी जी को। और कौन से थे, और थे आपके
जॉन रुस्किन की बुक है, वो कौन सी है? वो है अनटू दिस दिस लास्ट। ठीक है, इस बुक को गुजराती में कन्वर्ट करते हैं और उसको बोलते हैं, गांधी जी कन्वर्ट करते हैं, वो है सर्वोदय, मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। ठीक है, और इसी में क्या कॉन्सेप्ट देते हैं गांधी जी? ब्रेड लेबर, ब्रेड लेबर थ्योरी भी देते हैं आपका। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक में ब्रेड लेबर थ्योरी आपकी जो गांधी जी देते हैं, उस सर्वोदय में देते हैं। सर्वोदय किसकी, जो गुजराती में लिखी थी, वो किसकी ट्रांसलेशन थी? वो आपकी थी जॉन रुस्किन की, अंटिल दिस लास्ट। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सिविल डिसोबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट हमने थेरासिमाकस का पढ़ा था उस टाइम पे, यहाँ पे गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस का जो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो है हेनरी थोरो। ठीक है, हेनरी थोर। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सारे जो तीनों ही जो वर्क हैं, जो अलग अलग हैं, इनका सभी को आपको पता होना चाहिए जो गांधी जी से रिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि महात्मा गांधी इंस्पिरेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस का अभी हमने देखा है, तो ये किसका? थोरो आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, और लियो टॉल्स्टॉय की देखी थी किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जो रिलीजियस बुक है। और जॉन रस्किन की जो बुक है अनटू दिस लास्ट, उसको गांधी जी ने गुजराती में कन्वर्ट करके कौन सी बुक बनाई थी? सर्वोदय बनाई थी। उसी के अंदर क्या दिया था? ब्रेड लेबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि अ, यदि आप लोगों को पैसे के आधार पर इक्वल नहीं रख सकते, ठीक है, तो डिग्निटी और रिस्पेक्ट के आधार पे तो आप उनको इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने उसमें जो सर्वोदय कॉन्सेप्ट था उसी में उन्होंने बताया था कि लेबर थ्योरी में ही कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो डिक्टेटरशिप है किनकी? वर्कर्स की। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो मार्क्स का दिया हुआ था। मार्क्स के कौन से वर्क में? क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। ठीक है, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। ठीक है, कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनसे जो वर्कर हैं वो सारी जो संपत्ति है वो छीन लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका जो विस्तृत किसने किया था? तो ये था अपना लेनिन, जिसमें स्टेट एंड रेवोल्यूशन, इसका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी रेफर 3 लेवल ऑफ नॉन वायलेंस, तो वो कौन कौन से थे? तो एक बार आप इनको रीड आउट कर लेना। देर इज ए लॉन्ग सू रिसोर्सफुल ब्रेव अडॉप्टेड नॉट एनी पेनफुल नेसेसिटी बट ए इनर, ये ठीक है। देर इज ए नॉन वायलेंस विच आर वीक एंड पैसिव नॉन वायलेंस फॉर द हेल्पलेस। देर इज ए नॉन वायलेंस विच आर मेजर द नॉन वायलेंस ऑफ द वीक और द पैसिव। There is no subject of nation which are colonies. They adopt non-violence as a mode of warfare against the colonialism, imperialism. सब्जेक्ट नेशन, हाँ, तो इसका सही आंसर निकल के आएगा अपना सी से ही निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है हिजरत के बारे में। इस वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वर्ड का मतलब होता है माइग्रेशन। ये रिलीजियस वर्ड है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे प्लायन कर जाना। तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो नन ऑफ दी अबव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी कि सोशलिज्म है वो अपनी सेप खो चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक टोपी की तरह है, सब इसको अपने अपने हिसाब से पहन रहे हैं। क्योंकि सोशलिज्म के बहुत से पार्ट आप देखेंगे, सिंडिकेटिज्म हो गया, और आपका फैबियन सोशलिज्म हो गया, नेहरू सोशलिज्म हो गया, सब अपने अपने हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये हो गया आपका, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा CEM जोड, इसका सही आंसर आएगा। और GDH,
यदि इस जी से रिलेट करें तो इन्होंने दिया था गिल्ड सोशलिज्म। ये भी आपको ध्यान रखना है। टी एच ग्रीन लास्की के वर्क हमने देख लिए। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सोशलिस्ट स्टेट लेज एम्फेसिस ऑन किस पे, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो किससे जाना जाता है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब ये बताता है कि सोशलिज्म का जो पार्ट है, जो फेबिनिज्म है, ये सोशलिज्म के अंडर ही आता है। ठीक है, लेकिन ये बताया जाता है कि ये डेमोक्रेसी के सबसे पास, तो इसका सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज wrongly listed in revolutionary brand of socialism, तो यहाँ रेवोल्यूशन तो यहाँ भी कम है, और कम्युनिज्म तो रेवोल्यूशन से आएगा, तो इसका जो सही आंसर आएगा आई थिंक सी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, फेबियनिज्म हैव बीन wrongly listed in revolutionary brand of socialism, फेबियनिज्म। हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी के सबसे पास यही माना जाता है। नेक्स्ट, इसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म प्लान्ड प्रोडक्शन इज गुड बिकॉज इज लीड द प्रोडक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन नहीं। कैपिटलिस्ट हो गया, द वर्कर हैव स्टेक, मार्क्सिस्ट हो गया, लीड प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी। इसका आंसर ए सही निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, ये कॉन्सेप्ट दिया गया है गांधी जी का, ये किससे रिलेट करता है। एक विशिष्ट योगदान सभी चीज़ों के विरोध और तकनीकी बुराई या न्यायपूर्ण सभी पीड़ा प्रेम, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका सत्याग्रह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, नहीं मैच द फॉलोइंग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग से नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम अपना मैं बार बार यही बताता हूँ आपको, एक बार यदि आपने मार्क कर दिया तो फिर कोई चांसेस नहीं है इस क्वेश्चन को दोबारा री अटेम्प्ट करने का, क्योंकि ऑनलाइन में तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास बचती थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी आइडिया एंड्रयूज ठीक है, द गांधीयन वे जेबी कृपलानी भी ठीक है, मार्क्स गांधीयन सोशलिज्म लोहिया जी ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ, गॉड फादर ऑफ सोशलिज्म। और इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, 7 रेवोल्यूशन, और कंप्लीट रेवोल्यूशन पूछे तो आपका जयप्रकाश नारायण जी हो गया, 7 रेवोल्यूशन आपसे पूछे तो आपका लोहिया जी हो गए। इन्होंने चौखंबा मॉडल दिया था, चौखंबा मॉडल, ये आपको सारा ही लोहिया जी के बारे में, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम मैं नहीं देख रहा हूँ जो चाहे आपका नेट का हो गया चाहे आपका कोई पीजीटी होगा स्टेट में, जिसमें लोहिया जी पे क्वेश्चन ना बनते हो। ठीक है, और लिगेसी ऑफ गांधी ये राजेंद्र प्रसाद जी का है, ये इसका आंसर सही डी निकल के आएगा। यदि एक बुक और इम्पोर्टेंट है जो है काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, गांधी एंड क्या था आपका स्टालिन, ये किसने लिखी थी, वो आपकी थी लुई फीसर। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये, आपसे काफी बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द स्टेट रिप्रेजेंट violence concentrated organized from individual has a soul but the state is soulless machine, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका सही आंसर आएगा अपना बी आएगा, बाकुनिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कीवर्ड्स ऑफ गांधीयन इकोनॉमी क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर अपना डी सही निकल के आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, हाँ तो ये मार्क्स की होगी, वर्कर के बारे में जब भी बात होगी तो वो कहता है कि यूनाइट हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट क्या है, चेंज, होने के लिए जिसके तुम बंधे हुए, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, मार्क्स से याद। लेनिन के जो वर्क हमने देख लिए, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। व्हाट इज टू बी डन आपसे काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, इसमें फासिस्ट स्टेट के बारे में बात कर रहा है,
तो क्या है? क्लासलेस स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है, एक कोऑपरेटिव स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट। फासिज्म बिलीव्स इन द ब्रिंगिंग चेंजेस इन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट थ्रू, कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल मीनिंग, वाह गलत। प्रोपेगेंडा, प्रचार, वायलेंट मेथड, believes in changes in society. Fascism is opposed to all changes. To all changes, हाँ, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना डी सही निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, कि नियो क्लासिकल थ्योरी वाज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग प्रिविलेज, नियो जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, रेवोल्यूशन करेक्टर। तो इसका जो सेंस बी सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नियो क्लासिकल थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप, अच्छा, ये हमने पहले भी देखा था कि डिक्टेटरशिप किन की, वर्कर्स की। ये कौन से बुक में आपका विस्तृत रूप से बताया गया है? तो स्टेट एंड रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो वर्ड है, ये मार्क्स ने यूज किया था। उसके कौन से वार, जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में, उसमें काफी तौर पे इस फ्रेज का ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ने यूज किया है। लेकिन जब भी इस कॉन्सेप्ट को मतलब एक्सप्लेनेशन की बात आती है अच्छे से, तो स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो किसका है, अपना लेनिन का है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेज नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मार्क्सिज्म में? तो हंटिंग स्टेज, पेस्टोरल, इंडस्ट्रियल, आयरन स्टेज नहीं है। जी, मार्क्सिज्म में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, एवोल्यूशन है, उसकी स्टेजेस आपको इन सीक्वेंस पता होनी चाहिए। जो पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है, सबसे पहले क्या आता है, प्रिमिटिव सोसाइटी आती है, फिर स्लेव आते हैं, फिर फ्यूडल आते हैं, फिर आपका कैपिटलिस्ट आते हैं, फिर सोशलिज्म आता है, लास्ट में क्या होता है, एंड ऑफ हिस्ट्री मीन्स कम्युनिज्म आ गया। जब भी मार्क्स की बात करेंगे तो कम्युनिज्म पे तो वो जाएगा ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी लर्न प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीज आप करते हो उसके बारे में किसी को सलाह नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे मान के चलो आप मीठा खाते हो ज्यादा, और दूसरे लोगों को आप ज्ञान देते फिरते हो कि भाई मीठा नहीं खाना चाहिए, जो आपकी हेल्थ है उसके लिए खराब है। तो ये इसका मीनिंग हो गया इस प्रिंसिपल का, कि जो आप चीजें करते हो, जैसे मैं मीठा ज्यादा खाता हूं तो मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप मीठा मत खाओ, हेल्थ के लिए आपका बेकार है। पहले मुझे मीठा छोड़ना पड़ेगा, खाना। ठीक है, फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा, लोगों को मना करूंगा कि ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे हेल्थ खराब होती है। तो पहले वो चीजें खुद पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहाँ से, गांधी जी से इन्फ्लुएंस हुए थे, ये थे कन्फ्यूशियस। ठीक है, जो चाइनीज जो थिंकर थे। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सिविल डिसोबीडेंस, अनऑथराइज्ड इंडियन, हाँ, थोरो का जो ऐसे उन सिविल डिफेंस गांधी जी रोट, तो carried in the final amount in the belief the government best which govern not at all। अच्छा, तो ये कौन सा है? कि थोरो की अनिकृत भारतीय संस्करण में परिचय, गांधी जी ने लिखा, मैं दिल से इस आदर्श वाक्य को स्वीकार करता हूँ, यह सरकार सबसे अच्छी है जो कम काम करती है। ठीक है, ये अनंत एक आधारित है, जो मेरे ये मानना है कि सरकार सबसे अच्छी है जो बिल्कुल भी शासन नहीं करती। तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा, आई थिंक वो आएगा बी, सही आंसर आएगा। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग है क्या? हाँ, तो इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मार्क एज स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कितना आएगा? ए का आएगा 4, बी का आएगा अपना 3। ए का 4, बी का 3, ये सही निकल के आएगा। ठीक है, ये आपको
ध्यान रखना है, बाकी मैच कर लो, 3 का 1 पे जाएगा। ये बाकी जो बच गया इसके बेंथम से, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज ए फिक्शन की बात करता है, ठीक है, बेंथम करता है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि यूटोपियन, एक मिनट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज अ फॉल्स ग्रीन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि यूटोपियन सोशलिज्म, तो ये आएगा। अब ये मैंने जी से आपको याद करवाया था, गिल्ड सोशलिज्म, तो ये आएगा। डी का 2, ठीक है, और ए का 4, 4 3 1 2 इसका सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में एक स्टेट इंस्टीट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज ए रेटल ऑफ अम्यूजमेंट, फिक्शन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज ए फिक्शन, 4 3 ए फिक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इट होल्ड द इंडिविजुअल विल नॉट फ्री होल्ड wealth of the selfish section, it product of means of transfers capitalist order of society into a egalitarian one, it does not, it recommend also conserve property landlords and capitalism, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना निकल के आएगा 1 2 3 सही निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स द वैल्यू ऑफ गुड इज डिटरमाइंड बाई लेबर लैंड कैपिटल, कैसे, कि जो मार्क्स के अनुसार किस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किसके आधार पर होता है, तो लेबर, लैंड, कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव, द वैल्यू ऑफ गुड इज डिटरमाइंड बाय, तो इसका जो सही आंसर आएगा आई थिंक डी सही आंसर आएगा, लेबर हो गया, लैंड एंड कैपिटल, ठीक है। तो आज के लिए अपने जो टोटल जो क्वेश्चन थे, 1 मिनट नहीं अभी बाकी हैं, 301, हाँ ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि थ्री, महात्मा गांधी वाज नॉट ए सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर मच एज लेस एज पॉलिटिशियन, इट वाज ओनली द कंसर्न ऑफ वेलफेयर ऑफ मासेस विच पोस्ट गांधी जी पॉलिटिकल एंड टाइम्स ऑफ व्हेन वेरी पॉलिटिकल स्ट्रगल में, बोथ स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट, और ये सही एक्सप्लेनेशन, ए सही आंसर निकल के आएगा। और भी है, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, एक एक्स्ट्रा हो गया, कोई नहीं। तो आज के लिए जो अपनी वीडियो थी ये यहीं कंप्लीट होती है, जिसमें टोटल हम 300 एमसीक्यूज अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि इसमें आपको कुछ जानने को मिला होगा और हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो आपको, ठीक है, कुछ नया जानने के लिए मिला होगा आपको इस वीडियोस में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं उनके साथ ही ये वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। ज़्यादा जितने एमसीक्यूज इस टाइम पे हम लगाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी इस टाइम पे आप सब्जेक्ट उठाने लगे हो, आपने यदि नेट आपने दिया है तो उससे पहले आप सब्जेक्ट का रिवीजन कर चुके होंगे। अभी के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हम लगाएंगे उतना ही एग्जाम में हम कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहे लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।